अस्सलाम वालेकुम, यू ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल डेंटल वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ग्रोथ। क्योंकि हम लोग बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सिंपली बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल क्या बता रही है, उसके फेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बताना चाहिए, आपको पता है कि भाई बैक्टीरिया है क्या। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। अगर रिवीजन करते चले तो सही बात हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। उसके मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताए थे, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट थे, कुछ इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट थे। जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, देन वी हैव गॉट सेल वॉल, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स, ट्राइबोसोम्स आ गए, ETC जो भी थे। उसके अलावा आउटसाइड द सेल वॉल वी हैव गॉट कैप्सूल, पिलाई था, फ्लैजिला थे, और भी स्ट्रक्चर्स थे जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। क्योंकि हम लोगों को पता है कि बैक्टीरिया जो है वो सिंपली एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो ये बेसिकली ग्रो कर रहा होता है बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन। कैसे ग्रो कर रहा होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू, या इसकी ग्रोथ को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। अब देखिए, आपको पता है एक्सपोनेंशियल मैनर क्या होता है। जैसे फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 है और 0, यानी सिंपली ऐसे बोलें कि एक सेल है भाई, वो आगे चल के 2 में डिवाइड होगा, देन 2 जो है ये फर्दर 2 में, ये भी 2 में, यानी एक सेल था उसमें से 2 बने, 2 में से 4 बने, 4 में से 8 बनेंगे, और 8 में से जो है हमारे 16 सेल्स बनेंगे, 16 में से 32। तो इस तरह से हमारा क्या होगी, सिंपली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया इस तरह से ग्रो करेगा। देन हमारे पास जो है वो सिंपली फेजेस बताए गए हैं, क्योंकि जो मेजर फेज़ हैं बेसिकली वो हैं 4 हमारे पास। बैक्टीरिया की ग्रोथ के जो 4 फेजेस हैं वो मेजर फेजेस हैं। नंबर 1 वी हैव लेग फेज, देन हमारे पास आ जाता है लॉग फेज। लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फेज आखिर बोलते क्यों हैं। तो हम लोग इसे सिंपली क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। देन थर्ड वी हैव गॉट स्टेशनरी फेज, और लास्ट वी हैव डेथ फेज। अब देखिए, क्योंकि लेग फेज है, लेग फेज में सिंपली होता क्या है हमारे पास, लेग फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई भी सेल है हमारे पास, वो जा रहा है ग्रोथ करने के लिए, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, हमारी इन्हेंस हो जाएगी। मतलब किसी भी किस्म की अगर सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवाइड क्या करेगा, नहीं करेगा। ना ही कोई जो है ये सिंपली इस तरह की कोई ग्रोथ होगी 1 से 2 में, 2 से 4 में, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन्हेंस कर जाएगी। देन सेकेंडली वी हैव लॉग फेज। क्योंकि लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ द मेजर डिवाइडिंग फेज। मेजर डिवाइडिंग फेज बोले तो ये वो फेज़ है जहाँ पे मोस्टली बैक्टीरियाज क्या करेंगे कि वो ग्रो करेंगे। यानी ये 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये वो फेज़ है जहाँ पे बैक्टीरियाज जो है ना वो हमारे ग्रो करने लग जाएंगे। तो इस फेज़ के अंदर अगर आप किसी भी पेशेंट को बीटा लैक्टाम ड्रग्स दे रहे हो, कौन सी ड्रग्स, आई अगेन रिपीटिंग, बीटा लैक्टाम ड्रग्स, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉग फेज है ना, सिंथेसाइजिंग फेज है। अब एक सेल क्या करेगा, जो बैक्टीरियल सेल है ये फॉर सपोज ये क्योंकि ये डिवाइड करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली अपने पेप्टाइडोग्लाइकेन को प्रिपेयर करेगा। इसी फेज के अंदर इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है और वो डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ये जो बीटा लैक्टाम ड्रग्स होंगी, अगर आप लॉग फेज के अंदर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट जाके किसी बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकेन पे अटैक करेंगी, उस पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ देंगी। तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। ग्रोथ क्या करेगी, इसकी रुक जाएगी। और हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अब जो बैक्टीरिया होगा ना वो
स्टॉप कर जाएगा और अब वो फर्दर ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, बीटा लैक्टम ड्रग्स देके उसको और उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ही रोक दिया, और जब रोक दिया तो ग्रोथ इनहिबिट करने लग गई। ग्रोथ इनहिबिट करने लग गई तो बैक्टीरिया का नंबर क्या होगा, सिंपली कम हो जाएगा। और इसी वजह से जो लॉग फेज है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। देन थर्ड वी हैव स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज में सिंपली होता क्या है, हमारे पास जो डिवाइडिंग रेशो होता है, कोई भी बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या करें, डिवाइड करें, तो डिवाइडिंग रेशो जो है हमारे पास और जो डेथ रेशो है, डेथ रेशो वो बिल्कुल इक्वल टू होगा। कैसे? जितने सेल्स डिवाइड करेंगे उतने ही सेल्स डाई करेंगे। ये फेज सिंपली क्या बोलेंगे हम इस फेज को, स्टेशनरी फेज। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक आर्टिफिशियल मीडियम का जिक्र किया गया है बुक में, दैट इज़ कीमोस्टेट। तो ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है जहाँ पे बैक्टीरियाज जो है ना वो ग्रो करने लग जाते हैं और उनको हर किस्म का जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड की जाती है और न्यूट्रिशन डिप्लीशन नहीं होती। नॉर्मली स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है, बेसिकली न्यूट्रिशन की डिप्लीशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो डाई करने लग जाते हैं। और इसी डेथ की वजह से जो हमारा डिवाइडिंग रेशो है वो इक्वल टू हो जाता है डेथ के, यानी जितने बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे थे उतने ही डाई करने लग जाते हैं। लेकिन कीमोस्टेट की अगर बात की जाए, क्योंकि कीमोस्टेट हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया है जिसमें हर तरह की न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हर तरह की न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो अगर बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करें तो सिंपली क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया जो है ना वो स्टेशनरी फेज के, ऐसे बोलेंगे कोई भी बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर नहीं करेगा। और जब स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर नहीं करेगा तो उसका नंबर इन्हेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो लॉग फेज में ही रहेगा, यानी कि वो डिवाइडिंग फेज में ही होगा, वो डेथ नहीं करेंगे, मतलब उसके सेल्स जो हैं वो डेथ करेंगे ही नहीं। जब वो नहीं करेंगे डेथ, वो सिंपली क्या रहेंगे, अपने लॉग फेज में ही रहेंगे, वो स्टेशनरी फेज में एंटर नहीं करेंगे। कब? जब उनको आर्टिफिशियल मीडिया दैट इज़ कीमोस्टेट अगर उस पर ग्रो कराया जाए। देन नंबर 4 वी हैव डेथ फेज। अब जो डेथ फेज है दैट इज़ लास्ट फेज। अब इसको डेथ फेज बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाई करेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डाई करेंगे। और जो डेथ रेशो है ना वो ऐसे बोल सकते हैं कि डेथ रेशो डिवाइडिंग रेशो से ज़्यादा होगा। स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा था, दोनों रेशोस इक्वल हो रहे थे, जितना डिवाइडिंग रेशो था उतना ही डेथ रेशो था। लेकिन डेथ फेज में क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरियाज जो है वो डाई करने लग जाते हैं और हमारे पास जो डेथ रेशो होता है वो बेसिकली इस रेशो से ज़्यादा होता है, डिवाइडिंग रेशो से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक जिसका नाम है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। अब आपको पता है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स में हमारे पास 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, दैट इज़ रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। कौन कौन से हैं? 2 हैं हमारे पास, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। अब इनको इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल प्योरली होस्ट पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी ATP जनरेट करवाते हैं वो ATP इनके अपने काम करवाने के लिए इनसफिशेंट होती है। यानी कि ये ATP प्रोड्यूस तो करते हैं बट उस ATP का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने जो डिवाइड हो सकें या अपने DNA की रेप्लिकेशन करवा सकें, मतलब इतनी ज़्यादा ATP होती नहीं। और इसी रीज़न की वजह से ये दोनों क्या करते हैं, ये सिंपली अपने होस्ट पे अटैक करते हैं और इनका जो होस्ट होता है उसकी ATP को ये यूटिलाइज करेंगे। आई अगेन रिपीटिंग, इन दोनों को इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों बोला जाता है, स्पेशली ऑब्लिगेट, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट सेल पे। क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी ये जो ATP प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो बिल्कुल इनसफिशेंट होती है, वो इतनी अमाउंट में होती नहीं है कि वो अपने काम करवा सके। इसी रीज़न की वजह से इनको ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स बोला जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो ATP यूटिलाइज करते हैं वो किसकी होती है, वो बेसिकली होस्ट की होती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपली हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रो करवाते हैं। अगेन आर्टिफिशियल मीडिया, ये जो आर्टिफिशियल मीडिया है जिस पे ग्रोथ होती है ये किस चीज़ से बना होता है? सिंपली अब ये फॉर सपोज हमारे पास मीडिया है, इसके अंदर हमारे पास शुगर्स भी होंगे,
सॉल्ट्स भी होंगे, अमीनो एसिड्स भी होंगे, बायो मतलब ETC जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी जो कि किसी भी बैक्टीरिया को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें होंगी। उसके अलावा हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे शीप्स ब्लड। शीप्स ब्लड ऐड करेंगे। ये क्यों ऐड करेंगे, ये इसकी ग्रोथ में कोई भी काम नहीं करेगा, ये इसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगेन रिपीटिंग, ये इसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सिर्फ क्यों डालते हैं हम लोग, ताकि इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या किसी भी बैक्टीरिया की जो ग्रो कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स को पूरा करे। इसी वजह से हम लोग उस आर्टिफिशियल मीडिया में क्या डालते हैं, शीप्स ब्लड। अदरवाइज जो है इसका ग्रोथ में कोई भी हाथ नहीं होता, बैक्टीरिया की ग्रोथ में कोई भी रोल ये प्ले नहीं कर रहा होता। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब आता है हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ। अब आपको पता है कि एरोबिक ग्रोथ होती क्या है। सिंपली एरोबिक अगर बात करें तो एरोबिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसमें जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करें। क्या करें, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करें। उसके अलावा हमारे पास अगर एनारोबिक की बात की जाए तो एनारोबिक में हमारे पास वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करें, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं हो, ऑक्सीजन हो ही नहीं तभी ग्रो करें। लेकिन अब आ जाता है हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे वी हैव गॉट ऑब्लिगेट, देन फैकल्टेटिव। अब देखिए, अगर ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करें तो ऑब्लिगेट एरोब्स जो होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे, वो फुल एंड फाइनल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई वहाँ पे तो ये सिंपली डाई कर जाएंगे। और जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे वो सिंपली क्या करेंगे, जो कि प्योरली जो ऑक्सीजन नहीं होगी जब तब ग्रो करेंगे। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी सी भी हुई ना, थोड़ी बहुत भी हुई ना, तो ये एनारोबिक क्या करेंगे, ये डाई कर जाएंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या करेंगे, जो कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डाई करेंगे, लेकिन एनारोबिक क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो डाई करेंगे। उसके बाद फैकल्टेटिव का सिंपली मतलब क्या होता है, पार्शियल। अब ये सिंपली क्या करेंगे कि ये आधा ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करेंगे, उसके अलावा आधा ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेंगे। मतलब दोनों काम करेंगे, ऐसे समझ लें। ऑक्सीजन है तभी भी काम करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तभी भी काम करेंगे। 50-50, 50 इधर 50 उधर, इस तरह से इनकी जो सिंपली ग्रोथ होगी वो इस तरह से होगी कि आधा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, आधा उनकी एब्सेंस में। ओके, तो बात करते हैं अब एरोबिक बैक्टीरियाज की। एरोबिक बैक्टीरियाज मैंने बताया, एरोबिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हो। अब देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये एक करेगा एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक करेगा। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर सिंपली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये काम करेगा कि ये इसके साथ कंबाइन होके और कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट करवाएगा। क्या करवाएगा, कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट करवाएगा। जैसे हमारे पास दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो क्योंकि ये टॉक्सिक इन नेचर हैं तो बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सर्वाइव करें तो ये दोनों टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने की तरफ जा सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियाज के पास हमारे दो एंजाइम्स होते हैं, दैट इज़ नॉन एज, पहला जो एंजाइम होता है हमारे पास दैट इज़ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड dismutase. Number secondly we have catalase. ये दो एंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया के पास होते हैं। अब ये क्या करेंगे, सिंपली जो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाएगा, और जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाएगा सिंपली ये क्या करवाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करवाएगा और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि इसने क्या कर दिया, सिंपली एक काम आसान कर दिया कि इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करवा दी। ये किसने किया, ये किया सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज ने। अब क्योंकि इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करवा दी तो ये सिंपली अब इस पे कौन एक्ट करेगा, अब इस पे कैटलेज एक्ट करेगा
और इसको फर्दर तोड़ेगा किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों ने क्या किया, सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ने मिलके काम किया और क्या कर दिया, हमारे पास ये जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, दो कौन कौन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड थी और हमारे पास ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो बन रहे थे, इसने क्या किया, सिंपली दोनों को ख़त्म कर दिया और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बना दैट इज़ हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन बना। और उसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई, जैसे हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, जिसमें हमारे पास दो एग्जांपल दिए गए हैं, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और उसके अलावा सूडोमोनास है, सूडोमोनास एरोजिनोसा। ये जो है हमारे पास, ये दोनों ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, यानी दोनों प्योरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ये दोनों डाई कर जाएंगे। देन अगर फैकल्टेटिव की बात की जाए तो फैकल्टेटिव में हमारे पास एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ इकोलाई आ जाता है हमारे पास। फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये इकोलाई बैक्टीरिया सिंपली क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन हुई, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव करेगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है ये तभी भी सर्वाइव करेगा, यानी आधा इसकी प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा, आधा एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी दोनों कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाएगा। देन वी हैव ऑब्लिगेट एनारोब्स, वो बैक्टीरियाज जो कि प्योरली विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे हुई तो ये सिंपली क्या करेंगे, ये डाई कर जाएंगे और इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, जो कि सिंपली क्या कराता है, हमारे पास टिटैनस कॉज करवाता है। आपने सुना होगा टिटैनस के बारे में। तो ये सिंपली क्या करवाता है, टिटैनस कॉज करवाता है। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब का, यानी वो एग्जाम्पल जो कि ऑक्सीजन वो बैक्टीरियाज जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर रहे हो, यानी जो प्योरली हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। उसका कौन सा एग्जाम्पल है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ऑब्लिगेट एरोब्स जो है हमारे पास, जो कि प्योरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे, वो हमारे पास दो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड देन सूडोमोनास एरोजिनोसा। देन फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंदर एक ही आ जाता है, दैट इज इकोलाई। सो नेक्स्ट वी है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ये काफ़ी आसान टॉपिक है क्योंकि आप लोगों ने इंटरमीडिएट के लेवल पे भी पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। सिंपली फर्मेंटेशन का ये मतलब होता है कि हमारे पास पार्शियल ब्रेकडाउन हो, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एरोब्स होते हैं। अब एरोब्स जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो उनकी क्या होगी, उनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी उनकी ग्लूकोज की। तो जब ये फर्मेंटेशन करेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो बना रहे होते हैं। तो वो सिंपली क्या करेंगे, वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाएंगे। किस तरह से, अब देखें हमने क्या करना है, ये हमारे पास ग्लूकोज है फॉर सपोज। अब इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होगी। अब ये ब्रेकडाउन होगी तो ये जो हमारे ग्लूकोज है ये पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा। और ये पायरुवेट के बाद हमारे पास किसमें, लैक्टिक एसिड में टूटेगा, लैक्टिक एसिड। ये है हमारे पास अगर हम लोग एनारोब्स की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिंपली एरोब्स की बात कर रहे हो तो एरोब्स के अंदर क्या